ठीक है, इसमें पहली सवाल देखिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचत करता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो जब प्रत्येक की मासिक आय पूछा है तो हम पहले प्रत्येक की मासिक आय मानना तो है नहीं, क्योंकि आय का अनुपात दिया है, व्यय भी दिया है, तो आपको सिर्फ सोचना है। अब आप यहां देखिए, सवाल नंबर 1 है, इसमें ये कह रहा है कि मासिक आय का अनुपात कितना है भैया, 9:7। आय का अनुपात बराबर 9:7। अगर हम ऐसा लिख दें, इसको ऐसा लिख दें, ए की आय मासिक चल रही सब कुछ अपान में बी की आय बराबर 9/7। तो क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? ऐसा अनुपात, ए की मासिक आय का अनुपात अपान में ए की मासिक आय अपान में बी की मासिक आय बराबर 9:7 दिया था, 9/7 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एक चीज अनुपात में ध्यान दिया करो, अनुपात में एक चीज होती है कि अगर किसी भी संख्याओं का, जैसे अनुपात मान लेते हैं, संख्याओं का अनुपात दिया है, तो अनुपात में एक निश्चित संख्या का जब आप गुणा करेंगे तो उसका मूल मान आता है। एक उदाहरण लेके मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक संख्या है 16 और 12 का अनुपात। 16 और 12 का अगर हम अनुपात निकालेंगे, ये मूल संख्याएं हैं 16 और 12, इनका अनुपात निकालिए तो 16/12, काटिए इसको, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4:3 कितना आ गया, 3 आ गया, 4:3 आ गया। अब अनुपात में हमने कहा कि किसी एक समान संख्या का गुणा करोगे तो मूल मान आता है, उसका मूल संख्या आती है उसकी। कैसे? जैसे 4 में अगर हम 4 का गुणा करें, 3 में भी हम 4 ही का गुणा करेंगे, तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी जिनका हमने अनुपात निकाला था। वही चीज मैं यहां भी बताना चाहता हूं कि अनुपात दिया है, अनुपात में अगर एक समान संख्या कोई भी आप मान लो, यहां पता नहीं है तो आप अक्षर में कुछ भी मान सकते हो, चल। तो ए की आय अगर हमें लिखना हो, ए की आय, ये तो अनुपात है। अब ए की मासिक आय जब तक नहीं निकालोगे तब तक आने वाला है। मासिक आय कितना, समान संख्या का हमने कहा, इसमें x का गुणा कर दो, x m d जो भी गुणा करना होगा कर लेना, मतलब एक समान संख्या होनी चाहिए, जो इसमें किए हो वही इसमें भी करोगे। यहां लिखना फिर दूसरा, b की मासिक आय, b की मासिक आय लिख दो यहां, b की मासिक आय बराबर हो जाएगा, भाग उसका 7 भाग है तो इसमें 7x हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे सवाल में और क्या दिया है, पहले हम आय निकाल लिए, अब व्यय का अनुपात दिया है ना, तो व्यय भी निकाल लो। तो यहां हो जाएगा पहले ए तथा बी के मासिक व्यय का अनुपात, अनुपात दिया, कितना दिया है भैया, 4:3। हमने कहा अनुपात में किसी समान संख्या का गुणा करोगे मूल मान आएगा। तो अब ए का व्यय, ए का मासिक व्यय, सारी चीजें मासिक चल रही, यहाँ 4 है, ए का अनुपात कितना है, 4 है, इसमें एक समान संख्या का गुणा करो, यहाँ x का किए हो तो यहाँ दूसरे का कर दो, आप y का कर दो, तो 4y हो गया। इसी प्रकार से
बी का मासिक व्यय कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब जो शर्त दिया है देखो, आय आ गई आपकी मासिक आय, देखो ए की मासिक आय 9x आ गई, बी की मासिक आय 7x आ गई, ए का मासिक व्यय 4y हो गया और बी का मासिक व्यय 3y हो गया। तो बारी बारी से इनको हम लेंगे। सबसे पहले लास्ट में बोला है कि अगर ये सभी दोनों, सभी का मतलब दोनों माह में 200 रुपए बचाते हैं। कितने बचाते हैं, 200 रुपए। पहले हम एक की बचत निकालेंगे। यहां से एक की बचत कैसे निकलेगी, अरे कुल पैसा कमाता है वो 9x रुपए है ना, 9x कमाता है, 9x में से 4y खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। 9x में से 4y क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो 9x में से 4y घटाओगे तो जो बचत होगी आ जाएगी। तो बचत आपसे बता दिया है आपको कितना, 200 रुपए, तो 200 आएगा। फिर 9x में से 4y घटाओगे तो 200 रुपए आएंगे। तो यहां आपको सीधा लिखना है ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत कितना हो जाएगी, 9x माइनस 4y। और बचत कितना दिया, दोनों या प्रत्येक बोला है 200 रुपए बचाते हैं। तो ए की मासिक बचत दिया है 200 रुपए, यहां रख दो। तो ये हो जाएगा 200 बराबर 9x माइनस 4y। इसको सीधा कर लो तो ये बन जाएगा 9x माइनस 4y बराबर 200। ये समीकरण 1 बना। इसी प्रकार से क्या होगा भाई, इसी प्रकार से यहां ए की मासिक बचत हमने लिखी थी, अब यहां क्या होगा, बी की मासिक बचत, बी की मासिक बचत कितना हो जाएगी, बी की मासिक बचत। पहले बी की मासिक आय कितना है 7x, व्यय कितना है 3y, तो 7x माइनस 3y उसकी मासिक बचत हो गई। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y, बचत दोनों की 200 रुपए है। तो ये हो जाएगा 200 बराबर 7x माइनस 3y। सीधा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 200। ये समीकरण 2 बन गया। अभी तक हमने क्या किया है भैया, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। जो हमें दिया था आय का अनुपात दिया था, अनुपात लिखा, उसके बाद एक समान संख्या का अनुपात में जब गुणा करते हो तो उसका मूल मान आता है। मूल मान, अनुपात क्या होता है, भाग होता है, हिस्सा, और उसमें समान संख्या का गुणा करोगे, जैसे हमने उदाहरण लिया था उस हिसाब से मूल मान दोनों का हमने लिख लिया। इसका मतलब ए की मासिक आय 9x और बी की मासिक आय 7x। इसी प्रकार से व्यय का अनुपात दिया था 4:3, तो ए की मासिक व्यय जो होगी 4y हो जाएगी और बी की मासिक व्यय जो होगी 3y हो जाएगी। यक्स हमने क्यों यहां नहीं लिखा, क्योंकि आय में हमने यक्स प्रयोग किया था, तो यहां हम y कर लेंगे, m कर लेंगे, n कर लेंगे, कोई दूसरा ही करेंगे। समझ गए, तो ये समान संख्या है। अब x और y आ जाएगा तो आय और व्यय आराम से आ जाएगा, गुणा करके निकाल लेंगे। अब ये दो समीकरण आ गए अपने पास, इन दोनों समीकरणों को हल करने का तरीका आपको बताया गया है। अगर हम देखें तो y वाला छोटा है थोड़ा सा, इसी को बराबर कर लो आप, और दोनों चिन्ह समान दिख रहे हैं तो घटाना पड़ेगा। तो हम सीधा लिखने वाले हैं कि समीकरण बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखो तो, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, दोनों जगह 12 करना पड़ेगा। हमने कहा था एलसीएम, जब ना समझ में आए तो क्या होगा, जितना एलसीएम आए उसी को आप दोनों जगह कर दिया करो। तो समीकरण 1 में आप 3 का गुणा करोगे, समीकरण 1 में 3 का, तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर, समान चिन्ह है तो घटाने। तो समीकरण 1 में जब 3 का गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27x, और 4 में करोगे तो माइनस 12y,
और बराबर में 3 का कर रहे हो तो ये 600 होगा। अब इसमें 2 में आप 4 का कर रहे हो तो 7 चौक 28x और माइनस 12y बराबर 4 दूनी 8। घटा दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 28 में 27 गए माइनस x और बराबर में 8 में से 6 गए 200, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया। तो x का मान कितना आ गया भैया? x का मान x बराबर कितना आ गया? 200। x बराबर 200 आ गया, समझ गए? x बराबर 200 आ गया, तब क्या करेंगे? x का मान आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रखोगे, तो रख के देखो आप। जब x का मान समीकरण 1 में रख दो आप, तो 1 आपका है 9 और 200 रखोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 1800 माइनस 4y बराबर में 200। 4y को उधर करो, 200 को इधर करो, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4y बराबर 18 में से 2 गए 1600 और y बराबर कितना हो जाएगा? 400। ठीक, x और y का मान आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोनों की मासिक आय निकालो। तो a की मासिक आय क्या बन जाएगी? यहां देखो, a की मासिक आय 9x है, तो x का मान कितना निकल के आया है? 200। 9 में गुणा करोगे तो 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 रुपए, ठीक है? और b की मासिक आय जो बन जाएगी कितनी है? 7x है, तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा, ठीक है? यही दोनों इनका मासिक आय होगा। ध्यान से एक बार समझ लो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इधर आपने सही किया अगर, क्योंकि ये आय है दोनों की आय का भाग है, हिस्सा है, आय नहीं है। तो आय कब आएगी? जब आप समान संख्या का गुणा करोगे। ये दोनों की व्यय का हिस्सा है, 4:3 हिस्सा, भाग। तो व्यय कब आएगा? जब एक समान संख्या का गुणा करोगे। अब कह रहा है कि ए का मासिक आय और व्यय का जब अंतर देखते हैं तो 200 का आता है। अंतर का मतलब बचत। आय और व्यय का अंतर क्या होता है? बचत होती है। अरे कुल कमाई आपकी और कुल खर्च आपका। कमाया आपने 8000 रुपए, खर्च किया 4000 रुपए, तो बचत कितनी हुई? 4000। तो आय और व्यय का जो अंतर होता है वो क्या होता है? बचत होता है। तो हमने एक ही मासिक आय के लिए 9x प्रयोग किया, व्यय के लिए 4y। 9x में से 4y जब घटाओगे तो जो आएगा वो बचत रहेगा, वही हमने किया। बचत 200 दिया था तो 200 हमने रख दिया। ऐसे ही इसके साथ दो समीकरण बनेंगे, x y का मान निकालो तो दोनों की आय भी आ जाएगी, दोनों की व्यय। व्यय से हमसे मतलब है नहीं, हमसे मतलब है आय से, क्योंकि आय पूछा है तो आय हमने यहां से निकाली। समझ गए? तो बस इतना करना था। एक बार आप इसको नोट करें, इत्मीनान से घर पे जाके समझें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगली सवाल देखिए, 2 नंबर है। ये बढ़िया सवाल है, संख्या पर आधारित सवाल। इस टाइप की सवाल जब बनती है तो ज्यादातर बच्चे वैसे गलत कर देते हैं। तो आज आप इसको ध्यान से देखें और आज के बाद फिर इसको गलत मत करना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का मतलब 100 से नीचे और 10 या 10 से ऊपर, ठीक है? आंसर बस इतने में आएगा, 100 से नीचे रहेगा, 10 या 10 से ऊपर रहेगा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसी सवाल बने, 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होंगे, ये तो 100% सत्य है, और उन दोनों अंकों में एक इकाई का होगा, एक दहाई का होगा। तो हम इकाई और दहाई के अंकों को मान लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल नंबर 2, माना इकाई का अंक
अंक, इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो अब इन दोनों संख्याओं को या फिर दोनों अंकों को हम मिलाएंगे तो संख्या कैसी बनेगी? तो संख्या का जो रूप होगा वो ध्यान से देखना। दहाई के स्थान पे कौन है? y। तो जब स्थानीय मान निकालते हो आप तो उसमें दहाई में 10 का गुणा होता है, इकाई में 1 का होता है, हजार में, सैकड़े में 100 का और हजार में 1000 का। तो जो दहाई के स्थान पे है उसमें 10 का गुणा करके लिखेंगे। अभी मैं एक संख्या बना के दिखाता हूं आपको, पहले इसको आप लिख लीजिए। इकाई x रहेगा, कोई गुणा नहीं करना, इकाई में 1 का होता है, 1 का कर दिया, प्लस दहाई में 10 का गुणा करके संख्या बनाई जाती है। ये जो है ना, ये संख्या का रूप है। अभी मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो, इसको समझो ध्यान से, जैसे 16 है ना, 16 का स्थानीय मान निकालो तो 6 गुणे 1 बराबर 6। उसके बाद 1 का जब निकालोगे तो 1 गुणे 10 बराबर 10, और दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा ना। दोनों को जोड़ने के बाद 16 आता है, स्थानीय मान को जोड़ने के बाद 16 आता है। ये बात आपको पता चल गया होगा। जो स्थानीय मान आता है उसका योगफल क्या आता है? 16। 16 कौन है? संख्या है, जो संख्या है। तो यहां देखो, दोनों अंकों का स्थानीय मान निकालो तो ये इकाई के स्थान पे है, 1 का गुणा होगा मतलब x है इसका स्थानीय मान, और ये दहाई के स्थान पे है, इसका मतलब 10y इसका स्थानीय मान होगा। और दोनों स्थानीय मानों को जोड़ दिया तब वो संख्या मिल गई। तो संख्या का रूप हमेशा यही बनाना। आप ये पलट सकते हो, इकाई इसको मान लो, दहाई इसको मान लो, लेकिन तब यहां भी पलट जाएगा, तब x में 10 का गुणा हो जाएगा और y अकेले हो जाएगा। जो इकाई होगा, याद रखना, जो इकाई होगा उसको अकेले छोड़ना। हमने कहा दोनों का स्थानीय मान। अब आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये स्थानीय मान का योग है, और स्थानीय मान का योग जब करते हो तो संख्या बनती है। किसी संख्या के अंकों का स्थानीय मान निकालो और उसका योग करो तो संख्या बन जाती है। तो अंकों का स्थानीय मान मतलब इकाई के अंक का है वही रहेगा, दहाई के अंक का 10 से गुणा होगा, सैकड़ा होता तो 100 से गुणा होता, और सबको जब जोड़ेंगे तो वो संख्या बन जाएगी। तो हमने जोड़ दिया, संख्या आपके सामने है। तो इस प्रकार का अंक जब मिलाओगे तो संख्या ऐसी बनेगी। अब आ जाइए शर्त पे आराम से। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में क्या कहता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो अपने पास है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। इसका 9 गुना इस संख्या का 9 गुना, तो इसका हम 9 गुना कर देंगे। इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलट दो तब संख्या कौन सी बनेगी? ध्यान से देखो, अंकों को पलट दो, x को दहाई बना दो और y को इकाई बना दो। तो जब y को इकाई बनाओगे तो इसमें गुणा नहीं होगा, और x को दहाई बनाए तो अब इसमें 10 का गुणा हो जाएगा, तो प्लस 10x। अंकों को पलट दिया तब ये संख्या बनी, इसके 2 गुने के बराबर है। अब इसी को हल कर लो, एक समीकरण आपके सामने बन गया। ये हो गया 9x प्लस 90y बराबर 2y और प्लस में 20x। पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा? 20x है, 9x को उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 20x माइनस 9x, 2y को इधर ले आओ तो 90y माइनस 2y। तो ये कितना हो जाएगा? 11x और बराबर 88y।
कितना भाई 88 भाई। तो x बराबर कितना आ गया 8 भाई। समीकरण 1 बना कि नहीं बना? समीकरण 1 बना। दूसरा कहां से मिलेगा? दूसरा आपके सवाल से मिलेगा। कह रहा है 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक हमने x और y माना है। अब इसमें आप 10 उसका गुणा नहीं करोगे क्योंकि अंक अंक का योग 1 और 6 का योग कितना होगा 7 ही होगा ना। तो अगर 16 के अंकों का योग बोल देगा तो आप 7 लिखोगे। तो यहां अंकों का योग मतलब x प्लस वाई। दूसरी शर्त के अनुसार, वैसे ये पहली शर्त थी, इसको हमने दूसरी बना दी है ना, ध्यान नहीं दिया। फिलहाल ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा दूसरी शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में उठा के रख दो तो ये कितना बन जाएगा 8y प्लस वाई बराबर 9। तो ये हो जाएगा 9y बराबर 9। y बराबर कितना आया 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब एक समीकरण 1 में मान रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब दोनों को ध्यान से देखो, चाहे x और y का मान, चाहे x और y का मान किस में रख दो, इसमें रख दो, संख्या आ जाएगी। चाहे आप इतना सोच लो कि x को आपने इकाई माना है, x को क्या माना है इकाई, तो इकाई के स्थान पे 8 हो जाएगा। और y को क्या माना है दहाई, तो दहाई के स्थान पे 1 हो जाएगा। यही आपकी संख्या है। ऐसा अगर नहीं समझ में आता तो x और y का मान इसमें रखो, रख के देखो जरा। x का मान 8 है तो 8 प्लस 10 गुणे 1, 10 एक 9 10 8 18, वही आंसर आपका आने वाला। ठीक है, दोनों बातें सेम है, एकदम बढ़िया सवाल होती है अगर आप थोड़ा सा घबराए नहीं तो। सीधा सीधा कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होंगे तो इकाई को हम x मान लेंगे, दहाई को y मान लेंगे। उनका योग 9 है, एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो संख्या मिली है ना, इस दोनों अंकों से बनी संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलट देने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो ये कर दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व किया, x और y के पदों में एक समीकरण और आ गया, एक वो एक ये, दोनों को मिला करके हल कर दिया, x y का मान आ गया। एकदम बढ़िया सवाल है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, आराम से समझोगे तो क्लियर रहेगा। ठीक है, नोट करिए तो आगे बढ़ेंगे। चलो सामने देखो सब लोग, सवाल नंबर 3। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अगर आपको क्रय विक्रय से संबंधित सवाल में कुछ जानकारी है तो सवाल लगेगी, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखो सवाल नंबर 3 कह रहा है क्रय मूल्य बताओ। तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य, अरे क्या लिख दिया, क्रय मूल्य बराबर x रुपए। कितना x रुपए क्रय मूल्य। कह रहा है कि जितने में खरीदा था उतना ही उसका लाभ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ बोला है ना। तो यहां खरीदा किसने, कितने में है x में, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा, लाभ प्रतिशत x% हो जाएगा। कितना x% लाभ भी हो जाएगा। भाई जितने में खरीदा था उतने ही % लाभ हो रहा है उसको। तो अब आपको क्या क्या दिया है, पहला नंबर तो पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपए। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपए। 24 रुपए आपका विक्रय मूल्य दिया है। तो अब देखिए करना क्या है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, लाभ प्रतिशत दिया है x रुपए, इसी का फार्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, देखो लाभ
यहां लिख देना, चूंकि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटे में कितना, क्रय मूल्य। ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, वो दिया है। लाभ चाहिए, ये हमें अभी नहीं पता है। 100 है, क्रय मूल्य मान लिए हैं। क्या निकालना है, लाभ निकालना है, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो वहां लाभ होता है, लेकिन जब विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो तो वहां हानि होती है। हमारे भाषण से आप ना समझें, आप ऐसा समझें कि जब कोई वस्तु को आप ज्यादा में खरीदो और कम में बेचो तो घाटा ही हुआ ना। तो खरीदने वाला क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो वहां क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी। लेकिन आप ज्यादा में बेचो, कम में खरीदो, 100 में खरीद करके अगर आप 200 में बेच रहे हो, वहां तो आपको लाभ हो रहा है ना 100 रुपए का। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो वहां लाभ होता है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य में से माइनस करोगे कितना, क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 24, क्रय मूल्य कितना माना है x, तो 24 माइनस x रुपए जो हो जाएंगे ये आपके लाभ हो जाएंगे। 4 लिख दिया, अच्छी बात है भाई। 24 माइनस x रुपए जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, वो आपका लाभ हो जाएगा। अब सब कुछ उठा के इसी फार्मूले में रख दो, आप लगाओ जरा। लाभ प्रतिशत कितना है x%, तो यहां x लिख देंगे। उसके बाद लाभ कितना निकाला हमने, 24 माइनस x, तो यहां पे हम 24 माइनस x लिख देंगे। और गुणे में 100 और बटे में कितना है, क्रय मूल्य कितना है भाई, x है। हल करिए जरा, तो ये हो जाएगा x² बराबर, गुणा कर दो, 2400 माइनस 100x, पक्षांतर करिए, x² प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0, है ना। अब इसका आपको खंड करना है, इसका खंड 60-40 बन जाएगा। x² प्लस 60x प्लस, नहीं घटाने पे आना चाहिए भाई, ये नहीं बनेगा, 120 और 20 बनेगा, 120 और 20 बनेगा। तो ये बन जाएगा x² प्लस 120x माइनस 20x और माइनस 24, ठीक है। ये बन गया आपका खंड। 12 दूना 24, गुणा पे 24, घटाने पे 100। अब यहाँ पे आप कॉमन करो तो x कॉमन करेंगे, x प्लस 120 आ जाएगा, माइनस 20 कॉमन करेंगे तो x प्लस 120 आ जाएगा, बराबर में 0। एक हो जाएगा x प्लस 120 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ जाएगा x बराबर माइनस 120 और यहाँ आएगा x बराबर 20। x के 2 मान आए, क्रय मूल्य आपका 2 मान आ गया। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, माइनस में है मूल्य माइनस में कैसे हो, तो ये अमान्य माना जाएगा। तो मान्य कौन होगा, 20 रुपए में वस्तु को खरीदा गया था, पुस्तक को 20 में खरीद के 24 में बेचा गया, 4 रुपए का लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत जब निकालोगे, लाभ प्रतिशत, तो वो कितना आएगा, 20% आएगा।
क्योंकि जितने में खरीदा था उतने ही परसेंट उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत 4 किसका, 24 का जब 4 निकालोगे, 24 का नहीं 20, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, पुराने फार्मूले थे, उनको एक बार दोबारा याद होना पड़ा आपके लिए, तो याद कर लो इनको और इस तरीके से इसको लगा लो। जितना सवाल बोला था उतना ही हमने किया है। आज के लिए बस इतना ही, 3 सवाल अच्छे से पढ़ लिए। अब आगे जो है कल देखेंगे। इन सवालों को एक बार आए चाहे ना आए आपको, लेकिन एक बार आप प्रयास करके आया करिए, ताकि आपको लगे कि मैं कैसे लगा रहा था और यहाँ किस तरीके से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। इसलिए इन सवालों को एक बार रिवाइज करके आप आया करें ताकि अच्छा लगे आपको।